और मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा है, लेकिन जिस हिसाब से मेरे पास रिप्लाई आया है अभी तक, मतलब लोगों ने हाँ 1-2 आंसर इसमें से ठीक दिए जो क्वेश्चन थे। एम और एन भी गेस किया लोगों ने, लेकिन एक्चुअली मतलब जो बेसिक मैकेनिज्म है इसके पीछे एक्चुअली हो क्या रहा है वो किसी ने अभी तक गेस नहीं किया, तो इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। सो बेसिकली क्या है, फर्स्ट एक पेशेंट है जो ल्यूकीमिया से सफ़र कर रहा है। सबसे फर्स्ट बात, अगर आपको ल्यूकीमिया के बारे में पता है, ल्यूकीमिया से सफ़र कर रहा है, ठीक है, तो मतलब इसका मतलब उसके ब्लड में लिम्फोसाइट, हम इसमें ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे को कौन सा ल्यूकीमिया ये जानना, नहीं, अगर होता तो मैं खुद क्वेश्चन में देता। सो बेसिकली ल्यूकीमिया में से सफ़र कर रहा है, राइट, ओके। और उसको एक ड्रग दिया जा रहा था, दैट वाज एम। सो एक ड्रग जो कि ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट दे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे, जब भी तुम्हारे को अगर ऐसे कोई भी बोले, चाहे कोई क्वेश्चन है कि नहीं, तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, एक सिंड्रोम होता है, उसको कहते हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ठीक है, दिस इज ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। सो बेसिकली इसके नाम में लिखा है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का मतलब ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के नाम में लिखा है कि अगर आप कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, मतलब कोई भी ऐसे ड्रग्स देते हो जो कैंसर सेल्स को मारते हैं, ट्यूमर लाइसिस मतलब कैंसर सेल्स को मारना, उससे एक सिंड्रोम पैदा होता है। वो क्या, कि अगर देयर इज रैपिड किलिंग ऑफ दीज कैंसर सेल्स, सो कैंसर सेल्स के अंदर जितने भी नॉर्मल कंपाउंड्स होते हैं वो ब्लड में आके आने लग जाते हैं, राइट, लाइक पोटेशियम आने लग जाएगा, ठीक है, राइट, यूरिक एसिड आने लग जाएगा, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें नॉर्मली सेल्स में एग्जिस्ट करती हैं, वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएंगी सारी चीजें। क्यों? क्योंकि आपने कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग दिया है, आपने एंटी कैंसर ड्रग दिया है जिसने इतनी जल्दी सारे ट्यूमर सेल्स को मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यूरिक एसिड ऐसे जैसे कंपाउंड्स बहुत ज्यादा बनने लग जाते हैं। हमारा इस टाइम पे मेन जो फोकस है दैट इज ऑन यूरिक एसिड। अब ये जो सिंड्रोम है, ये मैंने ड्रग का नाम नहीं लिया अभी, तुम्हें ड्रग के नाम से भी टेंशन नहीं है, सबसे पहले बस इतना दिमाग में चाहिए, एनी एंटी कैंसर ड्रग विच इज बीइंग गिवन फॉर मेनली ल्यूकीमिया, बाकी के लिए भी दे सकते हैं लेकिन से एसोसिएटेड भी होता है, लेकिन मेनली ल्यूकीमिया के लिए, लिम्फोमास, ल्यूकीमिया, इन सब के लिए अगर आप देते हो कोई भी एंटी कैंसर ड्रग, तो उसमें हर एंटी कैंसर ड्रग के साथ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। स्पेसिफिकली एक ड्रग जो कि इस सिंड्रोम के साथ लिंक्ड है, दैट इज आर ड्रग एम, जो मैं बताऊंगा। सो व्हाट इज इट, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हुआ, उसमें बेसिकली क्या हुआ, देयर इज इंक्रीज लाइसिस ऑफ ट्यूमर सेल्स, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो गया है। नाउ दिस इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इज बीइंग डिपॉजिटेड इन द किडनी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड स्टोन्स, ठीक है, यूरिक एसिड स्टोन्स की तरह डिपॉजिट हो गया है, राइट। सो यूरिक एसिड स्टोन्स, तो बेसिकली यही उन्होंने बोला कि अभी रुक जाओ, ड्रग के बारे में से पहले, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट द पेशेंट डेवलप्ड लोअर बैक पेन, इंपॉर्टेंट थिंग, द पेशेंट डेवलप्ड लोअर बैक पेन, ठीक है, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड पेन ड्यूरिंग मिक्सचुरेशन। अब इसमें ना पता नहीं तुम लोगों ने सोचा कि नहीं, इसका डायग्नोसिस जो था, इसका डायग्नोसिस लोग सोच सकते थे कि यूटीआई भी है, और बहुत लोगों ने मेरे को बोला, मतलब ऐसे लोगों ने बोला भी कि सिस्टाइटिस वगैरह नहीं। पहली बात, यूटीआई अगर है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, देयर मस्ट बी फीवर विद चिल्स बोलने चाहिए उनको। यूटीआई इसके बिना प्रेजेंट बहुत हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा नहीं है, लेकिन ये आर अ वेरी टिपिकल सिम्टम्स ऑफ यूटीआई कि आपको इसके साथ देना ही देना है, ठीक है, कि अब सेम सिम्टम्स, लोअर बैक पेन, नॉजिया, वॉमिटिंग, पेन ड्यूरिंग मिक्सचुरेशन एसोसिएटेड विद फीवर्स एंड चिल्स, देन यू विल थिंक ऑफ यूटीआई, देन यू विल थिंक ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है, देन यू विल थिंक कि हाँ भाई इसको पाइलोनेफ्राइटिस है। लेकिन अगर फीवर नहीं गिवन है, चिल्स नहीं गिवन है, और सिर्फ बैक पेन है विद नॉजिया, वॉमिटिंग, मिक्सचुरेशन, तो तुम सोचोगे ओ ओके, इसका मतलब बेसिकली इसको किडनी स्टोन्स है, और क्योंकि इस कंडीशन इज लिंक्ड विद कैंसर, इसलिए मैं डायरेक्टली हम लोग डायग्नोसिस बोल सकते हैं यूरिक एसिड स्टोन्स है इसको, राइट। और अगर यूरिक एसिड स्टोन्स है, अगर पता है एक और हिंट, अगर यूरिक एसिड स्टोन्स ना देते तो एग्जामिनर क्या करता है, तुम्हारे को एक्सरे भी देता, किडनी का एक्सरे भी देता, ताकि वो स्टोन्स को शो करता। लेकिन सिंस दीज आर यूरिक एसिड स्टोन्स, यू मस्ट नो दैट दीज आर रेडियोलूसेंट, ठीक है, एट हमारे लेवल पे रेडियोलूसेंट, सिर्फ यही एक रेडियोलूसेंट स्टोन्स के बारे में हमें बताना चाहिए, दीज आर रेडियोलूसेंट स्टोन। दूसरी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसके साथ लिंक्ड है, दूसरी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दीज आर डिसॉल्वेबल, वी कैन डिसॉल्व इट, ठीक है। इसको हम लोग एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जो कि दैट इज यूरिन अल्कलाइनेजेशन से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, यूरिन अल्कलाइनेजेशन से ट्रीट कर सकते हैं, यूरिन को अल्कलाइन। अब ये दिस इज बेसिकली फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल, हम सबको पता है कि अगर मेरा ये टिब्यूल है, यूजुअली जो टिब्यूल है, जो मेरे, दिस इज किडनी टिब्यूल, ठीक है, दिस इज नेफ्रॉन का टिब्यूल है, राइट। जो नेफ्रॉन का टिब्यूल्स होते हैं, जो पीसीटी, डीसीटी वगैरह, ऑल ऑफ दीज सबको पता है यूरिन एसिडिक होता है, राइट। सो अब यूरिक एसिड खुद एसिडिक है, राइट, तो बेसिकली ये जो है यूरिक एसिड, तो इसको बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, या नॉर्मल बेसिक सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग तुम इसको बाहर नहीं निकाल सकते, अनटिल अनलेस यू अल्कलाइनाइज दिस।
अगर तुमने यूरिन को अल्कलाइन बना दिया, ठीक है, अल्कलाइन बना दिया, तो तुम इसको बाहर निकाल सकते हो। क्यों? उसका प्रिंसिपल क्या है? सपोज बेसिकली कोई मेरा एक्स ए अमाउंट का एसिड है, ये फार्मा का है या फिर कोई भी सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल है। सो एसिड जो है, एक्स ए नहीं, रुको, सॉरी एक्स एच, ठीक है, एसिड है। सो एक्स माइनस और एच प्लस में टूट जाएगा। अब अगर 12th याद करो, दैट इज ली चार्टलीज प्रिंसिपल, तो वो कहता है अगर हमारा एच प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ती है, ठीक है, तो सिस्टम हमेशा उसके ऑपोजिट जाता है। एच प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ी, सिस्टम हमेशा उसके ऑपोजिट जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो H प्लस OH माइनस वाटर बना के वाटर बना देंगे। इसका मतलब यहाँ पे H प्लस डिक्रीज हो जाएगा ऑब्वियसली, राइट। तो यहाँ पे इसलिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, राइट। सो अगर हम H प्लस बढ़ाएंगे, अगर इफ वी आर इंक्रीजिंग द H प्लस, ये रिएक्शन ऑपोजिट जाएगा, देयर विल बी नॉन पोलर कंपाउंड इंक्रीज होगा। सो ये एक्सक्रीट नहीं हो सकता क्योंकि लिपिड सॉल्युबल नॉन पोलर कंपाउंड इंक्रीज हो रहा है, राइट। वेयरएज इफ वी मेक द यूरिन अल्कलाइन, सो बेसिकली आपका पोलर कंपाउंड, दैट इज वाटर सॉल्युबल कंपाउंड इंक्रीज हो रहा है, तो यूरिन में आके एक्सक्रीट हो जाएगा, राइट। दिस इज द बेसिक ट्रीटमेंट जो बेसिकली दिया जाता है। इसीलिए इसका जो आंसर है, अब देखो क्वेश्चन जो था कि 2 ड्रग्स दिए इसके ट्रीटमेंट के लिए, पहला टू क्योर द कॉज, दूसरा टू क्योर द कंडीशन। कंडीशन का मतलब है बेसिकली इस टाइम पे जो कंडीशन का मतलब है कि जो इसकी स्टोन्स को ट्रीट करने के लिए, सो स्पेसिफिकली यूरिक एसिड के स्टोन्स को ट्रीट करने के लिए विल मेक द यूरिन अल्कलाइन, ठीक है। ये सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है यूरिक एसिड, ताकि आसानी से आप ये बाहर निकल सकते हैं बहुत इजीली। सर्जरी यूजुअली इज नॉट इंडिकेटेड इन यूरिक एसिड स्टोन्स। नहीं तो अगर आपको बाकी कोई स्टोन होते जो बहुत बड़े बड़े स्टोन हो जाते हैं, वैसे तो नॉर्मल स्टोन में भी सर्जरी इंडिकेटेड नहीं होती, लेकिन अगर स्टोन का साइज बढ़ जाता है तो आपको सर्जरी करनी पड़ती है। यूरिक एसिड स्टोन्स यूजुअली इनका अच्छा बेनिफिट होता है कि उसको आप यूरिन का अल्कलाइन करके बाहर निकाल सकते हो, राइट। सो एक ये हो गया। अब दूसरी चीज जो ये बोली है कि एक्स, ठीक है, व्हाट इज द ड्रग एक्स? ड्रग एक्स इज यूज्ड टू क्योर द डिजीज, क्योर द कॉज। कॉज क्या है? स्टोन्स क्यों बन रहे हैं? ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड। यही अब बेसिक प्रिंसिपल है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अब आपका हाई अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड है, राइट। इसको क्योर करना है। विच ड्रग कैन क्योर दिस? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो बेसिकली क्या है, अच्छा लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल विच कैंसर ड्रग, विच एंटी कैंसर ड्रग, एंटी ल्यूकेमिक ड्रग हैज द मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी टू कॉज ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, दैट इज अजाथायोप्रीन। मेरी मतलब प्रोनाउंसिएशन बेकार, अजाथायोप्रीन, ठीक है, अजाथायोप्रीन। ये एक्चुअली दिस ड्रग इज अ प्रो ड्रग जो बॉडी में आके कन्वर्ट हो जाता है 6 मरकैप्टोप्यूरिन में, 6 मरकैप्टोप्यूरिन में कन्वर्ट होता है। दिस 6 मरकैप्टोप्यूरिन देन गेट्स कन्वर्टेड इनटू 6 थायोगुआनिन, ठीक है, 6 थायोगुआनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है 6 थायोगुआनिन, ठीक है, 6 TG। एंड उसके बाद इसका क्या होता है? ये जो 6 TG है, इसका दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फर्स्ट, ये जो 6 TG है क्या करता है? ये 6 TG अपने आप को डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। क्यों? थायोगुआनिन। ये क्या होता है? गुआनिन मतलब, थायोगुआनिन का बेसिकली क्या मतलब है? हमारे डीएनए के अंदर क्या होता है? साइटोसिन, गुआनिन, है ना, ये न्यूक्लिक एसिड बेसिस होते हैं, राइट। सो ये एक एनालॉग है, ये एनालॉग की तरह एक्ट कर रहा है। थायोगुआनिन इज एक्टिंग एज एन एनालॉग, ठीक है, कंपीट करता है, ये कंपीट करता है विद द नॉर्मल गुआनिन इन आवर डीएनए, और उससे कंपीट करके उसको अपने आप को डीएनए में इनॉकुलेट कर लेता है। ऑब्वियसली अब क्या होगा, अगर एक गंदा कंपाउंड, एक अबनॉर्मल कंपाउंड डीएनए के अंदर इनॉकुलेट हो जाएगा तो डीएनए सिंथेसिस रुक जाएगी, देयर विल बी टर्मिनेशन ऑफ डीएनए। क्यों? क्योंकि एक अबनॉर्मल कंपाउंड इज बीइंग इनॉकुलेटेड, राइट, मतलब इनॉकुलेट मतलब अंदर आ जाता है, राइट। सेकंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? अच्छा, और पहली बात, ये डीएनए टर्मिनेशन सारे सेल्स का होता है, इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स, ऑल सेल्स, राइट, लिम्फोसाइट्स का भी होता है, ठीक है, ऑल सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स। इसी वजह से इसकी टॉक्सिसिटी भी होती है। अभी बताऊंगा इसकी और टॉक्सिसिटी क्या होती है। सिर्फ लिम्फोसाइट्स को नहीं मारता, ये बॉडी के नॉर्मल सेल्स को भी मारने लग जाता है, राइट। सेकंड ऑफ ऑल, ये जो 6 थायोगुआनिन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्टेप करता है, इट इनहिबिट्स द डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस, ठीक है, ये प्यूरिन सिंथेसिस को रोक देता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस इनहिबिट हो गई। हमारी बॉडी में हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं उसके अंदर एक और मैकेनिज्म है टू सिंथेसाइज प्यूरिन्स, एंड दैट इज प्यूरिन सैल्वेज पाथवे। अगर हमने बायोकेमिस्ट्री वगैरह याद है तो प्यूरिन सैल्वेज पाथवे एज वेल एज डी नोवो सिंथेसिस कैन सिंथेसाइज प्यूरिन्स, राइट। सो अब नॉर्मल सेल्स में तो आपका प्यूरिन सैल्वेज पाथवे होता है। क्योंकि नॉर्मल सेल्स में प्यूरिन सैल्वेज पाथवे होता है तो नॉर्मल सेल्स आर नॉट अफेक्टेड वाया दिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। सो प्यूरिन सैल्वेज तो नॉर्मल सेल्स को ये इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, नॉर्मल सेल्स को ये इफेक्ट नहीं कर सकता इनहिबिशन ऑफ डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस। वेयर एज लिम्फोसाइट्स के अंदर एंड लिम्फोसाइट्स के अंदर क्या होता है कि आपका
only and only de novo purine synthesis is the only mechanism to synthesize purines. तो अगर आपका प्यूरिन नहीं सिंथेसाइज होंगे तो ऑब्वियसली आपका डीएनए नहीं बनेगा, क्योंकि आपका डीएनए नहीं बनेगा तो लिम्फोसाइट्स की डेथ हो जाती है. सो दिस इज लिम्फोसाइट का टॉक्सिक, ये इसकी स्पेशलिटी है. दिस इज वाई 6 ये जो ड्रग है आपका अजाथायोप्रिन या फिर 6-mercaptopurine, दिस इज लिम्फोटॉक्सिक, स्पेसिफिकली लिम्फोटॉक्सिक होते हैं. क्यों? क्योंकि आपके लिम्फोसाइट्स के अंदर डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस इज द ओनली मैकेनिज्म जिससे वो टूट सकता है. ठीक है, वेयर नॉर्मल सेल्स इससे बच सकते हैं. ओके, सो अब इसलिए लिम्फोटॉक्सिक है, thus it is used in the treatment of leukemias and all. And it is lymphotoxic, thus this also can be used in the treatment of anti-inflammatory, मतलब it can be used as an anti-inflammatory drug. तभी अजाथायोप्रिन को हम लोग याद होगा अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, उसमें भी यूज करते हैं. वहां पे भी आप लिम्फोसाइट्स टी सेल्स और बी सेल्स को मार देते हो. ठीक है, इसीलिए अजाथायोप्रिन को वहां पे भी यूज किया जाता है, 6-mercaptopurine को वहां पे भी यूज किया जाता है. ओके डन. सो दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल, राइट. अब व्हाट आर ये 3 इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटीज कॉज करता है. इसको कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी टॉक्सिसिटीज को याद करना बहुत ईजी है. इसकी टॉक्सिसिटीज को याद करने के लिए इसके तीनों कंपाउंड जिसकी टॉक्सिसिटीज हैं. पहला कंपाउंड निमोनिक क्या है, देखो अजाथायोप्रिन को 3 हिस्सों में तोड़ लो. ठीक है, अजैट, AZAT, अजैट, HIO और प्रीन, राइट. अजैट से आपको राइम हो रहा है अटैक, अजैट से अटैक राइम हो रहा है. हायो से हिपैटोटॉक्सिक, हिपैटो मतलब हेपाटिक लिख लो, अटैक हेपाटिक प्रीन पर, प्रीन मतलब पर. ठीक है, तो अटैक हेपाटिक पर मतलब दिस इज हेपाटोटॉक्सिक इन नेचर. ठीक है, दिस इज हेपाटोटॉक्सिक इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट. अजाथायोप्रिन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेपाटोटॉक्सिक ड्रग. इसलिए हमारे को जब भी दोज पेशेंट्स हु आर ऑन अजाथायोप्रिन थेरेपी, उनको हर 2 महीने हर 3 महीने में उनके लिवर फंक्शन टेस्ट करवाने होते हैं, राइट. सेकेंड ऑफ ऑल दिस इज 6-mercaptopurine. एंड नाउ दिस ये जो 6-mercaptopurine का जो फर्स्ट M है, इससे आपका एक दूसरी टॉक्सिसिटी आएगी, दैट इज माइलोसप्रेशन. माइलोसप्रेशन का क्या मतलब है? माइलोसप्रेशन का बेसिकली मतलब है कि आपका देर इज इनहिबिशन ऑफ RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स. सो देर इज अनीमिया, देर इज लिम्फोसाइटोपिनिया, there is lymphocytopenia, ठीक है, as well as and finally there is thrombocytopenia, right. बेसिकली यही. तो माइलोसप्रेशन मतलब बोन मारो के सेल्स को सप्रेस कर रहा है, उस बोन मारो के सेल्स को तोड़ रहा है. अब क्यों कर रहा है? यही इसका रीजन यही है, ये वाली, ड्यू टू दिस, क्योंकि ये बाकी सारे सेल्स के भी डीएनए को डैमेज करता है. इसलिए मोस्ट कॉमनली दो सेल्स आर अफेक्टेड विच हैव हाई टर्नओवर रेट. कैंसर थेरेपी में सबसे ज्यादा वो ही सेल्स इफेक्ट होते हैं जिनका टर्नओवर रेट हाई होता है, राइट. एग्जांपल्स आर GIT के म्यूकोसल सेल्स. तभी कैंसर थेरेपी में आपका डायरिया बहुत कॉमन होता है, नॉजिया वॉमिटिंग बहुत कॉमन होता है. सिमिलरली आपके ओरल अल्सरेशंस इसी की वजह से होते हैं, क्योंकि आपके जो ओरल म्यूकोसा है वो भी बहुत ज्यादा हाईली रेप्लिकेट करता रहता है, इसीलिए ये भी बहुत कॉमन होता है. इवन जो आपके ब्लड के सेल्स हैं जितने भी RBCs, WBC, प्लेटलेट्स, ये ऑल्सो दीज सेल्स ऑल्सो हैव हाई टर्नओवर. ठीक है, इसलिए यहाँ पे अनीमिया, लिम्फोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये सब होता है. तो ये बेसिकली लिम्फोसाइटोपिनिया एक्चुअली बेसिकली WBCs का डिक्रीज होना, नॉट स्पेसिफिक टू लिम्फोसाइट, WBCs का डिक्रीज होना. ठीक है, अनीमिया, WBCs डिक्रीज एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, राइट. ओके, एंड फाइनली जो T से है, दिस T से ऑब्वियसली तुम्हारे को समझ में आएगा, दैट्स ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम. ठीक है, सो ये 3 मेन टॉक्सिसिटी है जो कि एसोसिएटेड होती है विद अजाथायोप्रिन, और इसी तीनों को मैंने पूरा इनकॉर्पोरेट किया है इसी के अंदर. सो अभी तक हमने पढ़ा कि इस पेशेंट को, अब इसको बेसिकली क्या हुआ, एक पेशेंट था जिसको ल्यूकीमिया था. ल्यूकीमिया के पेशेंट को हमने डाला किस पे? ल्यूकीमिया के पेशेंट को हमने डाला अजाथायोप्रिन पे. अजाथायोप्रिन ने आके अपना साइड इफेक्ट शो कर लिया, दैट इज ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम. ड्यू टू ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम देयर इज इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड. ये यूरिक एसिड जाके डिपॉजिट हो गया एज इन द फॉर्म ऑफ स्टोन्स, किडनी स्टोन्स. ठीक है, तो ये स्टोन्स ने आपको पेन वगैरह दी, लोइन में पेन दिया, उसके बाद नॉजिया, वॉमिटिंग, पेन ड्यूरिंग एक्सक्रीशन, ये सब ड्रामा हुआ. ओके, तो डॉक्टर ने देखा, उसने बोला ओके अजाथायोप्रिन पे था, तो उसको पता चल गया अच्छा ठीक है. तो उसने क्या किया, इसने 2 ड्रग्स दिए. पहला ड्रग तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, दैट वाज द ड्रग वाई. ठीक है, क्योर द कंडीशन, दैट वाज द ड्रग वाई दिया कि आपने यूरिक एसिड स्टोन्स को डिसॉल्व कर दिया बाय मेकिंग द यूरिन अल्कलाइन, NaHCO3. ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट कैन बी गिवन टू मेक द यूरिन अल्कलाइन. ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 दे सके और अल्कलाइन बना दिया. अब लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द ड्रग X. अब ड्रग X क्या है? अब ड्रग X मैं बताता हूं क्या ड्रग X है. ड्रग X है एलोप्यूरिनॉल.
ठीक है, एलोप्यूरिनॉल। ठीक है, एलोप्यूरिनॉल ने क्या किया, हम सबको पता है क्या करता है एलोप्यूरिनॉल, कुछ नहीं करता। एलोप्यूरिनॉल इज अ xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ठीक है, xanthine ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है। बेसिकली क्या है, देयर इज हाइपोxanthine, एक नाम का कंपाउंड होता है हाइपोxanthine, राइट। हाइपोxanthine इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म xanthine, xanthine इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म यूरिक एसिड, राइट, यूरिक एसिड इसको टूट के बनता है। इन दोनों के अंदर जो एंजाइम कैटलाइज करता है इन रिएक्शंस को, दैट इज xanthine ऑक्सीडेज। ठीक है, दोनों को। तो हमने एक ड्रग दिया एलोप्यूरिनॉल, एलोप्यूरिनॉल ने इसको भी इनहिबिट कर दिया, इसको भी इनहिबिट कर दिया, दोनों स्टेप्स को। सो बेसिकली क्या हो गया, हाइपोxanthine का यूरिक एसिड में कन्वर्जन रोक दिया, सिंपल। तो अगर आपका हाइपोxanthine से यूरिक एसिड में कन्वर्जन होगा ही नहीं तो ऑब्वियसली यूरिक एसिड फॉर्म नहीं होगा, यूरिक एसिड फॉर्म नहीं होगा तो आपका यूरिक एसिड स्टोन्स के चांसेस फॉर्मेशन कम हो जाएंगे, सिंपल। सो इसलिए उसने जड़ को हटाने के लिए उसको एलोप्यूरिनॉल की थेरेपी भी स्टार्ट कर दिया। हाइपोxanthine का लेवल बढ़ेगा, हाइपोxanthine इज वाटर सॉल्युबल और ये आसानी से एक्सक्रीट हो सकता है। गुड, अच्छी बात है, एक्सक्रीट हो गया, हमने उसका कॉज भी हटा दिया, उसका और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी कर दिया। सो जो दो ड्रग्स हैं हमारे एक्स और वाई जो आपके ड्रग्स हैं, एक्स और वाई आपके ड्रग हैं, एक्स इज एलोप्यूरिनॉल, ठीक है, एलोप्यूरिनॉल, और वाई जो आपका ड्रग है दैट इज एनी अल्कलाइनर। मैं सोडियम बाइकार्बोनेट की बात कर रहा हूँ, बेसिकली यूरिन को अल्कलाइन बनाना है। ओके, ठीक है। सो प्रॉब्लम हुई, अच्छा हमने ठीक कर दिया, तो इसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिन बाद पेशेंट को अचानक से फीवर, चिल्स, डिस्निया, कफ विद एक्सपेक्टोरेशन, टिपिकल फीचर्स ऑफ निमोनिया। जो पेशेंट है उसने निमोनिया डेवलप कर लिया, ठीक है, अचानक से, और दिस इज द कंडीशन एस। तो मैंने पहले बता दिया, तो कंडीशन एस है आपकी, कंडीशन एस इज निमोनिया, ठीक है। और जो एक्सरे गिवन है, एक्सरे अभी से आइडेंटिफाई करना सीख लो, दिस इज शोइंग। तो बेसिकली अगर इन दोनों को साइड को कंपेयर करूं, दिस इज माई राइट साइड एंड दिस इज माई लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में खाली है पूरा, मतलब देयर इज नो, आपको कुछ भी ओपेसिटीज नहीं दिख रही है। राइट साइड के अपर लोब में आप देख रहे हो दिस, ये देख रहे हो, ये आपको क्या दिख रहा है, दिस इज वाइट ओपेसिटीज, दिस इज वाइट ओपेसिटीज। सो बेसिकली दिस इज टिपिकल ऑफ निमोनिया, ठीक है। दिस इज कंसोलिडेशन, ये जो शोर है, दिस इज कंसोलिडेशन दिख रहा है आपको, ठीक है। दिस इज कंसोलिडेशन, दिस ओपेसिटीज, वाइट ओपेसिटीज इज कंसोलिडेशन एंड दिस इज टिपिकल ऑफ निमोनिया। निमोनिया का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो डायग्नोस करने के लिए देते हैं, दैट इज आपका चेस्ट एक्सरे, ठीक है, एक्सरे कराना होता है। और दिस इज शोइंग अपर लोब कंसोलिडेशन, अपर एंड मिडिल लोब कंसोलिडेशन दिख रही है आपको, दिस इज निमोनिया। तो निमोनिया कंफर्म हो गया। तो फीवर, चिल्स, डिस्निया, कफ विद एक्सपेक्टोरेशन, तो कंडीशन एस वाज निमोनिया। अब प्रॉब्लम ये है, आपको पता चल गया कंडीशन एस निमोनिया थी, लेकिन क्यों निमोनिया क्यों हो गया अचानक से? अभी हमारा पेशेंट ठीक था, हाउ इज किडनी स्टोन्स लिंक्ड विद निमोनिया, क्यों हुआ उस पेशेंट को निमोनिया? सो उस पेशेंट को निमोनिया इसलिए हुआ क्योंकि आपको एक और चीज आप उस डॉक्टर ने ध्यान नहीं रखी। क्या? एलोप्यूरिनॉल। आपने एक ड्रग तो दे दिया एलोप्यूरिनॉल से आपका स्टोन्स की तो चांसेस फॉर्मेशन कम हो गई, लेकिन आपने अजाथायोप्रीन की डोज मॉडिफिकेशन नहीं की, और उस डॉक्टर को ये नहीं पता था कि, पता ही होगा या फिर भूल गया होगा कि एलोप्यूरिनॉल एक और चीज को मेटाबोलाइज करता है, दैट इज 6-mercaptopurine। 6-mercaptopurine को इनएक्टिव करने में ताकि 6-mercaptopurine एक्सक्रीट हो सके, नॉर्मल उसका एक्शन को टर्मिनेट करने के लिए एलोप्यूरिनॉल ही xanthine ऑक्सीडेज रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसके लिए भी xanthine ऑक्सीडेज रिस्पॉन्सिबल है। सेम एंजाइम जो कि हाइपोxanthine को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, वही सेम एंजाइम 6-mercaptopurine को इनएक्टिव करता है। तो अगर उस पेशेंट को आपने एलोप्यूरिनॉल पे स्टार्ट कर दिया, एलोप्यूरिनॉल विल नॉट ओनली इनहिबिट ये वाला xanthine ऑक्सीडेज, तो ऑब्वियसली पूरी बॉडी में जितना xanthine ऑक्सीडेज सबको इनहिबिट करेंगे ना। सो आपका कन्वर्जन ऑफ 6-mercaptopurine इनटू इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स इज डिक्रीज्ड। इसका मतलब 6-mercaptopurine का लेवल सडनली बढ़ना शुरू हो जाएगा। वैसे ही टॉक्सिसिटीज हो रही थी 6-mercaptopurine से, अब आपका 6-mercaptopurine का लेवल अचानक से बढ़ना शुरू हो गया। और हमें पता है, अच्छा, तीन इंपॉर्टेंट चीज ये कॉज कर सकता है। पहला हेपाटोटॉक्सिसिटी, सेकंड माइलोसप्रेशन, और तीसरा ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। हमने ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम को इस टाइम इनहिबिट कर रखा है, लेकिन हम दो टॉक्सिसिटी से अभी भी नहीं बचे, दैट इज माइलोसप्रेशन एंड सेकंड इज योर हेपाटोटॉक्सिसिटी। इस पेशेंट को जो इस टाइम डेवलप हुए दैट इज माइलोसप्रेशन। और हम ये कैसे बता सकते हैं? क्योंकि माइलोसप्रेशन के अंदर देयर इज WBCs का फॉल डाउन कर जाना, अनीमिया हो जाना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाना, और इसीलिए ड्यू टू द फॉल डाउन ऑफ WBCs अचानक से आपका WBCs गिर गए। सो इसीलिए निमोनिया हो गया आपके पेशेंट को। तो सडन डेवलपमेंट ऑफ निमोनिया
तो इट इज इन अ कैंसर पेशेंट अंडरगोइंग कीमोथेरेपी ऑलवेज थिंक इट इज ड्यू टू ड्रग्स, इट इज ड्यू टू दैट कीमोथेरेपेटिक ड्रग, ठीक है। तो WBC का लेवल अचानक देर इज सुपर, इतनी जल्दी से माइलोसेपरेशन हो गया जिसकी वजह से WBC का लेवल गिर गया, WBC का लेवल गिर गया, इसलिए पेशेंट को निमोनिया हो गया, और इस निमोनिया की वजह से वो सिम्टम्स आए, प्लस अनीमिया भी हुआ है, जो आपका फाइनली अनीमिया भी हुआ है, पैलर विदाउट इक्टेरस, बेसिकली पैलर दिख रहा है, दैट इज अनीमिया, राइट। सो ये आपकी सारी कंडीशंस हैं, राइट। सो ये दो कंडीशन सारी डेवलप हो चुकी हैं, राइट। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, कंडीशन आर, ऑब्वियसली कंडीशन आर इज ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, कंडीशन आर इज कंडीशन आर इज ऑब्वियसली यूरिक एसिड स्टोन्स, या condition R is uric acid stones which was developed due to tumor lysis syndrome, right? So all of these things, तो मैं फिर से लिख रहा हूँ, जो आपका M है, जो आपका M ड्रग है, N ड्रग है, ठीक है। M ड्रग इज अजाथायोप्रीन, N ड्रग इज ऑब्वियसली इसका जो मेटाबोलाइज होता है जिसके अंदर, दैट इज योर 6-mercaptopurine। उसके बाद आपका ड्रग X और Y, व्हाट इज X एंड व्हाट इज Y? सो X, दो ड्रग्स दिए, X ऑब्वियसली इज allopurinol एंड Y इज एनी यूरिन अल्कलाइनाइजर NaHCO3। कंडीशन R और कंडीशन S, दो कंडीशन आई हैं। कंडीशन R इज ऑब्वियसली यूरिक एसिड स्टोन, ठीक है, जिसका कॉज था ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, और कंडीशन S इज ऑब्वियसली निमोनिया, ठीक है। सो दिस वाज सारा सब कुछ लिंक्ड, इसमें फार्मा इन्वॉल्व थी, ठीक है, इसमें पैथ आनी चाहिए कि स्टोन्स कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं। सो इट वाज, अच्छा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट, द लास्ट पार्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट। अगर आपको किसी पेशेंट को देना ही है एलोपिरिनॉल, तो यू हैव टू डिक्रीज द डोज ऑफ 6-mercaptopurine या फिर अजाथायोप्रीन बाय 75%। 75% डोज रिडक्शन इज रिक्वायर्ड ऑफ अजाथायोप्रीन या फिर 6-mercaptopurine। अगर आपने, और तब आप इसको एलोपिरिनॉल के साथ दे सकते हो ताकि आपकी टॉक्सिसिटी मैनिफेस्ट ना हो, ठीक है। दिस इज फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरैक्शन, राइट। सो अगर आप, तो 75% डोज रिडक्शन करना ही करना है ऑफ अजाथायोप्रीन या फिर 6-mercaptopurine, ताकि आपकी जो टॉक्सिसिटी है वो डेवलप ना हो, क्योंकि एलोपिरिनॉल ऑलरेडी उसके ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, इसीलिए। सो दिस दैट